आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। तो ट्रायंगल क्या होता है आपको पता है बहुत अच्छे से। ट्राई मीन्स थ्री एंगल्स, हाँ, ट्राई एंगल्स मिला करके बना आपका ट्रायंगल। ट्राई मीन्स थ्री, एंगल मीन्स एंगल, तीन एंगल कब बनेंगे। तो आप यहाँ पर देखें, यदि हम इसकी नेमिंग कर दें ABC, तो ये आपका एक एंगल है, ये आपका सेकेंड एंगल एंड दिस इज़ योर थर्ड एंगल। तो यू गेट थ्री एंगल्स व्हेन देयर इज़ अ थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर। क्लोज फिगर है थ्री साइड का, तो हमको ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है, तो इसमें तीन साइड्स होती हैं। ये क्या कहलाते हैं? दे आर नोन एज वर्टेक्स। आपके पास देयर आर थ्री वर्टेक्स A, B एंड C। नाउ यू हैव थ्री साइड्स। साइड्स कौन सी हो गई? AB, BC एंड AC। साइड्स आर AB, BC, AC। देखो एक बात और ध्यान रखो, जब आप वर्टेक्स लिखते हो पॉइंट्स, तो आपके सिर्फ सिंगल अल्फ़ाबेट आता है। व्हेन यू राइट डाउन साइड्स ऑफ द ट्राइंगल या कोई भी शेप की आप यदि साइड्स लिखोगे तो उसमें दो पॉइंट्स आएंगे कि A से B, B से A, A से C, C से A, C, A, A, B, A, हाँ, B, C, B। ये इक्विवेलेंट है, एक ही साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट द थिंग इज़ देयर आर थ्री साइड्स। अब यदि हम एंगल की बात करें बेटा, तो हम एंगल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? या तो हम इसको एंगल A लिख सकते हैं, या तो हम सिंगल वर्टेक्स यूज़ करेंगे, सिंगल अल्फ़ाबेट विथ द पॉइंट जहाँ पर एंगल फॉर्म हुआ उसका वर्टेक्स लिखेंगे, या हम तीन अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे। यदि हम ऐसे देखें तो वी कैन राइट दिस एज एंगल BAC। तो अब इस केस में हमारा जिस वर्टेक्स पे एंगल बना है वो सेंटर में आएगा। और यदि हम इसी एंगल को इस साइड से देखते तो हम इसको CAB भी लिख सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू एंगल CAB, और एंगल A जो वर्टेक्स जिस पे एंगल फॉर्म हुआ वो सेम है। तो ये तीनों एंगल सेम एंगल, तीनों नोटिफिकेशन सेम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ एंगल A। सिमिलरली यू कैन राइट फॉर एंगल B एज एंगल B, और एंगल ABC और एंगल CBA। एंगल C कैन बी रिटन एज एंगल ACB, एंगल BCA और जस्ट बाय एंगल C। पर यदि आप अल्फ़ाबेट्स एक से ज़्यादा लिख रहे हो, देयर शुड बी थ्री अल्फ़ाबेट्स नॉट टू। कई बार ये गलती बच्चे कर देते हैं, दो ही अल्फ़ाबेट लिख दिया कि एंगल AB, पर एंगल AB एंगल नहीं है, AB साइड है। ABC होगा एंगल, या ABC के अलावा और कोई पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर, D तो है नहीं, क्वाड्रिलेटरल होता तो ABD भी हो सकता है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक, अभी तो बिल्कुल एकदम बेसिक हमने बात कर ली। तो अब आपके पास ट्राइंगल है, उसकी तीन साइडेड है, उसमें तीन एंगल हैं और तीन वर्टेक्स है। तो क्या, तो आपके पास क्या एक ही ट्राइंगल है? हम हमारे आसपास देखें तो हमें बहुत सारी जगह पर शेप्स नज़र आते हैं जिसमें ट्राइंगल भी नज़र आते हैं। तो हमारा जो ट्राइंगल्स हैं, यदि हमारे पास एक से ज़्यादा ट्राइंगल हैं तो क्या वो दोनों ट्राइंगल एग्जैक्टली एक जैसे हैं? एग्जैक्टली एक जैसा मतलब हम एक को उठाकर दूसरे पे रखें और वो ओवरलैप कर ले, हमको अलग अलग दो ट्राइंगल नज़र ही ना आए। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम क्या कहेंगे? ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली एक जैसा। अब ये एग्जैक्टली एक जैसे कब होंगे? जब आपको पता है कि ट्राइंगल में देयर आर थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। तो यदि तीनों साइड्स भी आपस में इक्वल हों दोनों ट्राइंगल की, और तीनों एंगल भी इक्वल हो, तभी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट मीन्स 100% एक जैसा होना, सारे एंगल भी इक्वल, सारे साइड्स भी इक्वल, और नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होना ज़रूरी है। मैं ट्राइंगल को स्क्वायर से कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकती। स्क्वायर कैन बी मेड कॉन्ग्रुएंट विद स्क्वायर ओनली, मीन्स क्वाड्रिलेटरल को क्वाड्रिलेटरल से, सर्कल को सर्कल से। शेप में साइड सेम होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो पॉलीगन की साइड्स जितनी है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है कॉन्ग्रुएंस का, और ये आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है। आपने 7th क्लास में ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंस पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब उसमें और इसमें फ़र्क क्या है 7th और 9th क्लास में? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर सेम, बट द थिंग इज़ कि 7th क्लास में आप जो थ्योरम्स थे उनके प्रूफ नहीं पढ़ते थे, आप उनको डायरेक्टली यूज़ करके रिजल्ट्स को यूज़ करते थे, है ना। हम डायरेक्टली उसका जो कंक्लूजन्स थे वो यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करते थे। पर यहाँ पर हमने जो भी पढ़ा उस सब के प्रूफ हम यहाँ पर 9th क्लास में पढ़ते हैं, और थोड़े एडवांस क्वेश्चंस भी करते हैं, क्योंकि अब हमारी क्लास तो डेफिनेटली 2 क्लास आगे आ गए हो आप 7th क्लास से। ठीक है, तो अब देखें कि यहाँ पर बेसिक जो बातें आपकी NCERT में दी है, ये आपने ATM कार्ड्स देखे होंगे। अलग अलग बैंक के ATM कार्ड्स थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। ऑल आर रेक्टेंगुलर इन शेप,
बट साइज़ में थोड़ा फ़र्क होता है। पर मैं उठा करके यदि इस कार्ड को ही उठाकर इसके ऊपर ओवरलैप करूं तो ये इसको ओवरलैप करेगा पर इसको नहीं करेगा। थोड़ा बहुत बच गया, देखो इधर से येलो, तो ये सेम बैंक का होगा तो इट विल ओवरलैप बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि सेम बैंक का है और यदि सेम ईयर में बना है, जनरली सेम ही होते हैं, तो वो ओवरलैप करेगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा। इसके साथ नहीं होगा, इसके साथ नहीं होगा, इसके साथ नहीं होगा। जो वाला SBI का वो पर्टिकुलर कार्ड है उसी के साथ ये कॉन्ग्रुएंट होगा। यू हैव सीन कॉइन्स, हाँ, आप सबने कॉइन देखे हुए हैं। तो कॉइन में क्या होता है, हम किसी को भी उठा के किसी के ऊपर रखेंगे तो ओवरलैप नहीं करेगा। यदि सेम मिंट में, मिंट मतलब जहाँ पे कॉइन्स बनते हैं, हाँ, उसको टकसाल कहते हैं हिंदी में, टकसाल, हाँ, तो टकसाल जहाँ पे जिन आपका जहाँ पर ये कॉइन बनते हैं मिंट में, वहाँ पर यदि आप सेम ईयर का कॉइन लो कि आपका 2012 का कॉइन या 2020 का कॉइन, दोनों सेम और रुपीज़ भी सेम, 1 रुपये का तो 1 रुपये, 10 रुपये तो 10 रुपये, 5 रुपये तो 5 रुपये, और आप उसको ओवरलैप करोगे, दे विल ओवरलैप ईच अदर बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट, सेम उसमें बने हैं, सेम सांचे से, इसलिए वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। पर यदि हम उठा करके किसी और को, किसी और मिंट वाला या किसी और ईयर का रखें तो दे में हैव स्लाइट डिफरेंट इन देयर साइज, तो वो फिर ओवरलैप नहीं करेंगे। ये आप इस तरह से देख सकते हो, एक के ऊपर एक जमा लेते हैं ना अपन, तो वो कॉन्ग्रुएंट है तो ओवरलैप करके आपका एक सिलेंड्रिकल शेप बनेगा। यदि अलग अलग लोगे तो वो आपका जो यहाँ पर आएगी वो थोड़ा कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, तो ये इस तरह का सिलेंड्रिकल शेप परफेक्ट नहीं बन पाएगा। तो ये सब बातें आपकी NCERT में लिखी है, इसको आप पढ़िएगा। व्हाट दिस शेप लुक्स लाइक, दिस इज ए स्क्वायर, हाँ, तो स्क्वायर्स कैन बी कॉन्ग्रुएंट यदि उनकी साइड्स इक्वल हो, क्योंकि स्क्वायर में बेटा क्या है, एंगल तो सारे 90 डिग्री है ना। स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि उनके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो एंगल के लिए तो हमें बॉदर करना नहीं है। यदि 2 स्क्वायर हैं हमारे पास तो उनके सारे एंगल तो इक्वल होंगे ही होंगे। तो क्या इक्वल होना बचा, साइड। यदि दोनों की साइड इक्वल है कि ये साइड भी 5 है, इसकी भी 5 है, तो सारी साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल, तो एक स्क्वायर को दूसरे पे सब हम प्लेस कर देंगे तो दे विल कॉरस्पॉन्ड टू ईच अदर, पूरा कवर कर लेगा, आपको एक ही स्क्वायर नज़र आएगा, इसलिए वो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। पर एक स्क्वायर की साइड 5 है और एक की साइड 2 है, तो दे विल नॉट ओवरलैप। मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूँगी तो ये इस तरह से नज़र आएगा, बाकी का स्क्वायर दूसरा भी झांकेगा, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। एंगल इक्वल हैं पर साइड्स इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये बड़ा है, ये छोटा, ये बड़ा, यही है। अब आपको पता है कि आपकी आइस ट्रे जो होती है ये सारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसमें जितने भी आइस के ब्लॉक्स होते हैं, हाँ, ये सारी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी, ये सारे एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है। पर आप यदि सब में इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं पुट करोगे तो आपकी बर्फ़ छोटी बड़ी बन जाएगी, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। पर पूरा यूनिफॉर्म फिल किया है आपने, देन यू विल गेट कॉन्ग्रुएंट पीसेस ऑफ आइस क्यूब्स, है ना। तो ये आपका, ये सब एग्जाम्पल NCERT में गिवन है। पेन है, आपकी पेन की निप्स है, सेम कंपनी का, सेम ब्रांड, जो भी आपका मॉडल है सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। पर सेम कंपनी में अलग अलग मॉडल ले लिए तो दे विल नॉट बी कॉन्ग्रुएंट विद ईच अदर। अलग अलग कंपनी ले ली तो कॉन्ग्रुएंट होंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये बात आपको पता है कि आपको यदि पेन में इंक खत्म हो गई, रिफिल आपको चेंज करनी है तो आपको वही लानी है जो उसके कॉन्ग्रुएंट है। दूसरे साइज़ की ले आओगे फिट ही नहीं होगी, पेन काम ही नहीं करेगा, है ना। यू नीड द सेम टाइप ऑफ रिफिल जो से कॉन्ग्रुएंट हो। तो triangles are congruent if the sides and angles of one triangle are equal to the corresponding sides and angles of the other triangle. Triangle कब congruent होते हैं, और congruency के लिए आपको एटलीस्ट 2 triangles चाहिए, 2 होंगे तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे ना, इसका ये एंगल उसका वो एंगल। एक ट्राइंगल को किससे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इसलिए यू नीड 2 ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनकी साइड्स एंड एंगल्स एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल से इक्वल हो, साइड्स इक्वल और एंगल भी इक्वल। तो अब आपको बोला है कि इसमें ABC के कॉन्ग्रुएंट कौन सा ट्राइंगल है। दे हैव गिवन यू सम ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल ABC। इसकी साइड क्या है 4.5, 5 एंड 4। तो हमने यदि इस ट्राइंगल को देखा, इसकी साइड भी 4 है, 5 है, 4.5 है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। हाँ, ये वाले ट्राइंगल की भी साइड 4, 4.5, 5 है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। यहाँ पर एंगल भी 1, 2, 3, 1, 2, 3 ऐसे बना हुआ है। अब ये वाला जो है ये भी 4, 4.5, 5 है और ये 5, 5, 5 है, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता क्योंकि इसकी तो एक साइड इक्वल है, बाकी की 2 अनइक्वल हो गई, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ये पता चल गया। अब हम देखें कि यदि हम इनको कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा। प्रॉब्लम, या आप बोले कि जैसे ट्राइंगल ABC है,
तो ए बी की वैल्यू कितनी है 4.5, तो यहाँ पर 4.5 क्या है पी क्यू साइड इज़ 4.5। फिर हम देखें बी सी यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 कौन सी साइड है आर क्यू, दोनों में कॉमन वर्टेक्स क्या आया क्यू, इसमें कॉमन वर्टेक्स क्या था बी, तो बी के ऊपर क्या आना चाहिए क्यू। अब आपकी जो साइड बची है वो ए सी है और यहाँ आर पी है। हाँ, अब मैं इसको भी यदि किसी कलर से ड्रॉ कर दूँ ए सी एंड आर पी, नाउ यू कैन सी फ्रॉम द कलर कॉम्बिनेशन येलो एंड पर्पल, यहाँ आर है तो सी पर क्या आना चाहिए आर, तो बचा क्या पी। तो आपका ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ, ट्राइंगल पी क्यू आर के। मैं एज इट इज़ नहीं रख सकती, मैं एज इट इज़ इसको इसके ऊपर रखूँगी तो ये ट्राइंगल ऐसा है, ये ट्राइंगल ऐसा है, इस तरह का शेप फॉर्म होगा, दे विल नॉट ओवरलैप ईच अदर। हमको क्या करना पड़ेगा, उसको टर्न करके, उसको रोटेट करके कि पी ए पर आए, बी क्यू पर आए और आर सी पर आए, इस तरह से रखेंगे। जैसे अब आपके हाथ है दो, दे ओवरलैप ईच अदर इफ़ यू कीप देम प्रॉपरली। पर यदि मैं ऐसे रख दूँ या मैं ऐसे रख दूँ या मैं ऐसे रख दूँ, हाँ, या ऐसे रख दूँ, तो ओवरलैप थोड़ी हो रहे है ना, आपको लगेगा दो हाथ अलग अलग नज़र आ रहे हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, थंब पे थंब, मिडिल फिंगर पे मिडिल फिंगर, इंडेक्स पे इंडेक्स, लिटिल फिंगर पे लिटिल फिंगर, फिर आपको एक ही हाथ नज़र आएगा, है ना, है तो कॉन्ग्रुएंट, बट आपको सही जगह पर सही साइड पे सही साइड रखनी पड़ेगी जो आपस में इक्वल है, जो एंगल जिसके इक्वल है उसको वहीं पर फिक्स करना पड़ेगा। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज कॉरस्पॉन्डेंस। हाँ, इसको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डेंस, कॉरस्पॉन्डेंस। तो ये कॉरस्पॉन्डेंस मैच करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ोगे तो टू मैच द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, कि कौन सा पार्ट किसके इक्वल है, जो साइड जिसके इक्वल है वो उसी पर आना चाहिए, जो एंगल जिस एंगल के इक्वल है वो उसके ऊपर ही ओवरलैप होना चाहिए, उल्टा पुल्टा नहीं रख सकते। तो ट्राइंगल्स में इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ए बी सी के साथ पी क्यू आर लिख रहे हो या क्यू पी आर लिख रहे हो। यदि आपने ए बी सी और क्यू पी आर बोला तो दे विल नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, बट ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट। तो ए बी सी एंड आर पी क्यू भी नहीं होगा, आर क्यू पी भी नहीं होगा। ऑर्डर चेंज करने से कॉरस्पॉन्डेंस चेंज हो जाता है। हमने यदि बोला कि ट्राइंगल ए बी सी, हमारा यहाँ पर क्या आया कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है। आई होप यू रिमेंबर द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, इक्वल टू के ऊपर ये इस तरह से, दिस इज नोन एज टिल्डा, ये जो साइन है ना ये आपका टिल्डा होता है, तो इसको हम इसके ऊपर सेट कर दें तो इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट, कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इसका क्या मतलब है, ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। ये तीनों एंगल आपस में इक्वल है। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी साइड्स की भी तो बात करोगे। देयर आर 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, तो यदि कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल भी इक्वल, साइड भी इक्वल। अब ए बी किसके इक्वल होगा, पी क्यू के, तो ए बी इक्वल है पी क्यू के और बी सी इक्वल है क्यू आर के। बी सी इक्वल टू क्यू आर, क्या बचा ए सी, तो ए से सी जंप करके गए तो यहाँ भी जंप करके जाओगे, ए सी और पी आर इक्वल है। ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल एंड ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल, तभी ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। अब देखो इसके साथ आपका डी ई एफ भी था। हाँ, तो अब यदि हम डी ई एफ के साथ देखें तो हम सपोज इसकी साइड्स को मार्क कर देते हैं, एक रेड कलर से, एक पर्पल से और एक ग्रीन से। ठीक, मैंने मार्क कर दिया, अब मुझे उसकी भी मार्क करनी है। अब ये इसकी ग्रीन वाली 4 है, ये 4 है, ये री ग्रीन कर दिया मैंने इसको। दूसरा मैंने लिया था रेड कलर से 4.5 को मार्क किया है, तो दिस इज़ 4.5। अब बचा क्या, बचा पर्पल, तो जो बची साइड है 5 सेंटीमीटर, ये आपकी 5 हो गई। ठीक, अब आप देखो कि इसमें कॉमन वर्टेक्स क्या आ रहा है। जब नेमिंग लिखोगे, ए किसके जंक्शन पे है, रेड और ग्रीन के, तो रेड और ग्रीन के जंक्शन पे यहाँ पर एफ पॉइंट है, तो ए किसके कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, एफ के। फिर आपका रेड और पर्पल का जंक्शन पे डी है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, डी। तो अब ये ग्रीन और पर्पल का जंक्शन पे क्या है, ई, तो यहाँ पर क्या आ गया, ई। तो आपका ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंट हुआ, ट्राइंगल का नाम हुआ ट्राइंगल ए बी सी। यदि आपने इसको ए बी सी लिखा तो ये क्या आएगा, एफ डी ई, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ डी ई।
अच्छा, हम इसको कई तरह से लिख सकते हैं। यदि आप इसको DEF लिखना चाहते हो तो आपने यदि इधर DEF लिखा, हाँ, तो यहाँ पर D पर क्या है B, E पर क्या है C और A, तो BCA कॉन्ग्रुएंट है DEF के। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम नाम जैसे ही इधर चेंज करेंगे वैसे उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट दूसरे ट्राइंगल में चेंज हो जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली आपको मैच करना पड़ेगा। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, है ना। जैसे हमने इसको यदि उठा के ACB लिख दिया, ACB, तो A की जगह क्या है F, C कहाँ है यहाँ पर, तो E बीच में आ गया और D आ गया, तो ACB कॉन्ग्रुएंट है FED के। पर मैं ABC को FED लिख दूँ तो गलत हो जाएगा। A पर F, इसका क्या मतलब है कि A पर एंगल A एंगल F के इक्वल है, एंगल C एंगल E के इक्वल है, एंगल B एंगल D के इक्वल है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड AC इक्वल टू FE, ग्रीन साइड ग्रीन के इक्वल, हाँ, AC आपकी इक्वल है FE के, BC इक्वल है DE के और AB इक्वल है DF के। ये सब मैच होगा तो ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अब यदि हम दूसरा ट्राइंगल देखें, कौन सा, ये MNR वाला, तो हम सपोज इसकी साइड्स को मार्क कर दिया हमने, 4.5 को कर दिया ब्लू, और हम कोई भी ट्राइंगल ले ABC के बजाय ये ले लें तो इसका 4.5 ये रहा, हाँ, और या चलो मैं सबका ही 4.5 ब्लू कर देती हूँ। सो यू कैन राइट ऑल द नेम्स टुगेदर। फिर हमने रेड कलर से ले लिया और मैंने इसका 5 किया, उसका 4.5 किया, ओके। तो क्या करें, रुको, इसको हटाओ। आपका ब्लू कलर से 4.5 मार्क किया है, 4.5 का यहाँ पर है, ठीक। अब हम ले रहे हैं रेड कलर, रेड से हमने कर दिया 5, ये 5, ये 5 और ये भी 5। फिर आपने ले लिया सपोज ब्लैक कलर, तो ये 4, 4, 4 एंड 4, ठीक है। अब नाम ये हमने अलग अलग कलर ले लिए, तो आपको देखो लिखना कितना आसान हो गया, है ना। अब हमने यदि इस ट्राइंगल का नाम लिखा, हमने क्या लिख लिया, MNR, ट्राइंगल MNR। तो ये 4 है, ये 4 है, फिर 4.5 है और 5 है, तो 4 और 4.5 के बीच में क्या है, M, ब्लैक एंड ब्लू के जॉइंट पे इसमें क्या है, P, तो यहाँ पर क्या आएगा P। फिर N आपका कहाँ है, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड रेड पे क्या है R, तो यहाँ पर आ गया R। अब क्या बचा, इसमें बचा Q, तो ये आ गया Q। तो ट्राइंगल MNR और PRQ कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इसका नाम देखें DEF का, तो रेड और M कहाँ था, ये रहा, ब्लू एंड ब्लैक, ब्लू एंड ब्लैक इज F, तो यहाँ पर क्या आएगा F। फिर आपका दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, N इज दिस वन, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड रेड पे E, तो यहाँ पर क्या आ गया E। अब बचा क्या, D। तो ट्राइंगल MNR, यू कैन राइट ट्राइंगल MNR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PRQ, इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FED। और ABC के साथ देखोगे तो ABC में क्या हो गया, आपका M इज ब्लू एंड ब्लैक, दैट इज A, और फिर E इसका N है ब्लू ब्लैक एंड रेड, C, ट्राइंगल ACB। ये आपने सारे नाम लिख दिए, तो यू कैन सी कि ABC नहीं आया, ACB आया। ये बातें अब समझ में आ गई, कौन सी साइड किसके इक्वल है, कौन सा एंगल किसके इक्वल है, तो ये सारी बातें आपकी बुक में भी इस तरह से दी हुई हैं। हाँ, FD AB के इक्वल है, DE BC के इक्वल है, EF CA के इक्वल एंड सो ऑन, एंगल्स आर इक्वल। तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट FDE कॉन्ग्रुएंट है ABC के, पर आप FDE को DEF ABC के इक्वल लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डेंस मैच नहीं होगा, ये कॉरस्पॉन्डेंस मैच करना चाहिए। यदि हमने लिखा है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, तो A P के इक्वल होना चाहिए, B Q के इक्वल होना चाहिए और C आपका R के इक्वल होना चाहिए एंगल्स। और हम साइड की बात करें तो AB इक्वल होना चाहिए PQ के, BC इक्वल होना चाहिए QR के, AC इक्वल होना चाहिए PR के। हाँ, तो ये आपका जब मैच होगा
तभी आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तब हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। और एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बचे हुए पार्ट ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। यदि हमने बोला कि ट्राइंगल ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ये साइड्स भी इक्वल होंगी। इसको हम क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यदि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। 1 मार्क में बेटा कई बार ये भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPCT? 1 मार्क में ये आया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स MCQ, इसमें इस तरह का क्वेश्चन आता है। CPCT का फुल फॉर्म क्या है? तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और CPCT से क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ही तभी हुआ है जब सारे पार्ट्स आपस में इक्वल हैं। पर एक्चुअली जब हम इनको कॉन्ग्रुएंट करने जाते हैं तो हमें सारी 6 चीज़ें कॉन्ग्रुएंट नहीं करनी होती। आपके पास 6 थिंग्स हो गई ना, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, तो सारी 6 नहीं करनी पड़ती। इनमें से 3 के कॉम्बिनेशन, देयर आर फिक्स कॉम्बिनेशंस, या तो तीनों साइड्स इक्वल कर दें। क्राइटेरियाज हैं, आपको याद होगा, SSS, SAS, वेयर S स्टैंड्स फॉर साइड। S किसके लिए आता है आपका? S हम यूज़ करते हैं साइड के लिए, A हम यूज़ करते हैं एंगल के लिए। यदि साइड इक्वल है तो हम बोलेंगे S, एंगल इक्वल है तो हम बोलेंगे A। तो आपके कुछ क्राइटेरिया हैं विच आर नोन एज SSS। मतलब यदि 2 ट्राइंगल की सारी साइड इक्वल है तो ट्राइंगल SSS से कॉन्ग्रुएंट होंगे, और सारी साइड इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से क्या होगा? सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। दूसरा क्राइटेरिया आपका होता है SAS, साइड एंगल साइड। तो 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल, यदि हमारे पास 2 ट्राइंगल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और इन दोनों साइड के बीच का एंगल कौन सा है? ये वाला। इन दोनों साइड के बीच का एंगल कौन सा है? ये। तो यदि ये वाला एंगल भी इक्वल है तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट, एंड रिमेनिंग थर्ड साइड and remaining 2 angles will be also equal to each other by CPCT. CPCT means corresponding parts of congruent triangles. ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा भी हमारे क्राइटेरिया हैं विच आर एंगल, साइड एंगल, AS एंड RHS। ये ऐसे मतलब यदि ये एंगल इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये 2 एंगल इक्वल हैं, तो इन दोनों के बीच में इंक्लूडेड साइड कौन सी आई? ये वाली साइड दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। इसमें भी मतलब ये एंगल और ये एंगल है, यदि ये एंगल होता तो इंक्लूडेड साइड ये होती, ये दोनों एंगल होते तो इंक्लूडेड साइड ये वाली होती। अभी और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एक एक क्राइटेरिया करेंगे। तो दिस इज़ नोन एज ASA। और हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पढ़ी है ना, हमने लाइन्स एंड एंगल्स में एंगल सम प्रॉपर्टी का प्रूफ भी किया, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी किए हैं। तो यदि किसी भी ट्राइंगल के 2 एंगल आपस में इक्वल हैं, दोनों के आपस में, तो थर्ड एंगल हैज़ टू बी इक्वल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। मतलब यदि हमने बोला कि भैया ये एंगल 30 है, ये एंगल 70 है, और इसका ये एंगल 30 है और ये एंगल 70 है, तो ये एंगल इक्वल आएगा ना। 30 + 70 100, 180 में से 100 माइनस किया तो ये एंगल क्या आ गया? 80। सिमिलरली ये एंगल भी क्या आ गया? 80। मतलब 2 एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल इक्वल होगा ही होगा। तो यदि आपके ट्राइंगल में 2 एंगल इक्वल हैं और कोई सी भी एक साइड इक्वल है, तीनों में से कोई भी इंक्लूडेड ना हो, अनइंक्लूडेड साइड, ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है, ये साइड इक्वल गिवन है, तो आपको क्या पता है कि आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, तीसरा एंगल भी इक्वल आएगा, तो वो साइड इंक्लूडेड बन जाएगी। तो ASA, इसलिए ASA लग जाएगा। तो इसलिए डबल AS भी होता है, AAS। 2 एंगल और एक साइड इंक्लूडेड नहीं, इंक्लूडेड होती तो ASA, इक्वल हो तो भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये आपने मेरे ख्याल से 7th में नहीं पढ़ा था। लास्ट क्राइटेरिया है आपका RHS। यहाँ पे R और H 2 नई चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको। R स्टैंड्स फॉर राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। इसका मतलब ट्राइंगल शुड बी राइट एंगल्ड ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल आपके राइट एंगल्ड ट्राइंगल होना चाहिए। एक एंगल तो राइट एंगल होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होता है? ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड। सबसे लंबी साइड 90 के अपोजिट। तो यदि हाइपोटेनियस इक्वल है
दोनों ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है और हाइपोटेनियस आपस में इक्वल है दोनों की, और एस स्टैंड्स फॉर साइड, और कोई भी एक साइड या तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो या ये वाली साइड इसके इक्वल हो तो ट्राइंगल RHS से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और अभी हमने एक एंगल दो साइड ली है तो बचे हुए दो एंगल और एक साइड बाय CPCT विल बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। अब आपको बोला है ड्रॉ टू ट्राइंगल्स विथ वन साइड 3 सेंटीमीटर। आप दो ट्राइंगल बनाओ जिनकी एक साइड 3 सेंटीमीटर हो। तो आप बहुत तरह के डिज़ाइन के बना सकते हो, है ना। आपका बस एक लिमिटेशन है कि एक साइड 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो मान लो आपने ये बना दिए तो आप पूछ रहे हैं कि क्या दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है क्या, कि हमने एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया विथ ऑल साइड्स 3, एक में ये 3 ले लिया, ये 1.8 ये 2.4 एंगल 90, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या। शक्ल देख के ही पता चल रहा है कि ओवरलैप कैसे करेंगे, एंगल 90 हो तो है ही नहीं, तो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो एक साइड इक्वल होने से कुछ नहीं होता। अब उन्होंने क्या बोला कि अब आप क्या करो कि दो ट्राइंगल बनाओ, एक साइड 4 लो और एक एंगल 50 डिग्री। अब दो चीज़ें फिक्स हो गई कि एक साइड 4 लेना है और एंगल 50 डिग्री, बेस और बेस एंगल आपका फिक्स हो गया। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या, अभी भी नहीं होंगे। दिख रहा है ये थोड़ा छोटा है ये थोड़ा बड़ा है, आप कैसे भी बना सकते हो। आपको सारे कॉम्बिनेशन बना करके देखने चाहिए तो आपको पता चला ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। पर यदि हम इसके साथ एक और लिमिटेशन डाल दें कि ये जो इंक्लूडेड साइड है ये 2 सेंटीमीटर हो, कि 4, 2 और 50, 4, 2 और 50, अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या। अब आप इसको उठा के इस पर रखोगे, ओवरलैप करेगा ही करेगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन कि एंगल C एंगल R के इक्वल होगा और एंगल A एंगल P के इक्वल हो ही जाएगा, क्योंकि आपका क्राइटेरिया कौन सा लग गया, साइड एंगल साइड। SAS से ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। हाँ, तो ये आपका फर्स्ट क्राइटेरिया है SAS, एक्सियोम 7.1। आपको याद है ना, एक्सियोम मतलब जिसको प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट। मतलब व्हाट दे डिड लॉट ऑफ कटिंग एक्टिविटी और कट करके देखा ट्राइंगल को एक दूसरे पे ओवरलैप करके। कब ओवरलैप होते हैं तो हमको पता चला दो साइड और इंक्लूडेड एंगल यदि इक्वल हो तो ट्राइंगल हमेशा ओवरलैप कर जाते हैं। सो वी कैन से कि वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा यदि उनकी दो साइड और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। तो दिस इज नोन एज SAS congruence rule, S for side, A for angle, S for side. Two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle. दो ट्राइंगल ऐसे से कब कॉन्ग्रुएंट है, जबकि दो साइड और इंक्लूडेड एंगल इस ट्राइंगल का इक्वल है, किसके, दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल ऑफ दूसरा ट्राइंगल। दो ट्राइंगल में उनकी दोनों की दो साइड्स आपस में इक्वल हैं और दोनों के साइड्स के बीच के इंक्लूडेड एंगल भी आपस में इक्वल हो तो ट्राइंगल SAS से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब बेटा साइड्स इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उनके ऊपर लाइंस लगा देते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पर सिंगल टिक किया है, यहाँ पर डबल टिक किया, मतलब ये आपस में इक्वल। यदि तीसरी साइड भी होती तो हम उस पर ट्रिपल टिक कर देते। सेम स्टैंड्स फॉर एंगल, ये एंगल 30 डिग्री तो हमने यहाँ सिंगल लाइन बना दी। ये एंगल यदि इसके इक्वल है तो आपका यहाँ पर हम डबल लाइन बना देंगे। ये भी इक्वल है तो वी विल ड्रॉ ट्रिपल लाइन ओवर देयर। तो ये इस तरह से हम अपना कम्युनिकेशन करते हैं कि समझ में आ जाए देखते ही। अब आपका जैसे ये क्वेश्चन है, क्या दिख रहा है कि ये वाला एंगल A का और एंगल R इक्वल है। हाँ, ये डबल टिक है, ये डबल टिक है, ये सिंगल टिक है, सिंगल टिक है। तो ट्राइंगल की नेमिंग क्या करेंगे, हाँ, व्हाट शुड बी द नेम। आपको ये तो पता चल रहा है कि एंगल A एंगल R के इक्वल है, AC QR के इक्वल है और AB RS के इक्वल है, ये तो पता चल गया। अब हम नाम क्या लिखें, तो हमारे पास साइड, इंक्लूडेड एंगल और साइड है ना, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किस ट्राइंगल के, इसका नाम क्या होगा, आपको कॉरस्पॉन्डेंस मैच करना पड़ेगा। A पर तो क्या आ रहा है R, तो यहाँ आएगा R। अब BC, B और C, B और इसका R, A पर R आ गया, इसकी डबल साइड पे Q है, हाँ, तो यहाँ पर C पे क्या आएगा Q डबल साइड पे, यहाँ क्या बचा S। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट किसके हुआ, ट्राइंगल RSQ के। दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RSQ। ठीक है, नाम लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप उठा के QRS लिख दोगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। QRS नहीं है वो, RSQ है। अब हम देखें कि यदि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से आपका क्या क्या हो जाएगा
कि एंगल क्यू किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। ये एंगल सी और एंगल क्यू आपस में इक्वल होंगे, मतलब ये एंगल यदि आपका 30 था और सपोज़ ये एंगल 70 है तो ये भी 70 होगा, 30 70 100, तो एंगल बी 80 होगा, तो एंगल एस बी क्या होगा 80। और आपकी कौन सी साइड बची, बी सी किसके इक्वल होगी, क्यू एस के, है ना। ये आपका सब किससे आएगा, बाय सी पी सी टी। हाँ, तो सी पी सी टी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको जब आपको कोई भी क्वेश्चन देंगे तो उसके बहुत सारे रिजल्ट्स तो आपके बाय सी पी सी टी ही प्रूव होते हैं कि आपने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किया, अब आपको बोला साइड्स इक्वल करो तो बाय सी पी सी टी, एंगल्स इक्वल करो बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा। अब है आपका एग्जाम्पल नंबर 1। ये थोड़ा डमरू जैसा शेप लगता है ना, कि आपने शिव जी का डमरू देखा हो तो यहाँ से पकड़ के यूँ यूँ बजाते हैं, यहाँ पर इस तरह से दो वो थ्रेड्स होते हैं जो इस पर टकराते हैं और आवाज़ आती है ना, तो वी कॉल इट डमरू शेप। तो ये आपका इस तरह का जो क्वेश्चन है, या आवर वॉच भी कह सकते हो, आपकी जो सैंड वाली वॉच होती है कि इधर से सैंड इधर गिर जाएगी, उल्टा कर दोगे उधर से उधर गिर जाएगी। तो आर ग्लास वाला भी है शेप। तो यहाँ पर क्या बोला है कि ओ ए इक्वल है ओ बी के। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, ओ ए ओ बी के इक्वल है, और क्या दिया है, ओ सी ओ डी के इक्वल है, ये दिया है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमें शो करना है कि ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट है बी ओ सी के, और साथ में हमें ये भी प्रूफ करना है कि ए डी और बी सी पैरेलल हैं। तो पैरेलल तो आपको पता है पैरेलल कब प्रूव होती है, अभी अभी लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा है, जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हों तो लाइन्स पैरेलल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हों तो लाइन्स पैरेलल, या को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो तो लाइन्स पैरेलल, तीन ही केस है ना। तो हम यहाँ पर अब क्या करें, हमको तो दो ही चीज़ दी है, इन्होंने एंगल तो दिया ही नहीं। आपके दिमाग में यदि ये बात आ रही है तो थोड़ा सा अपना बेसिक कंसेप्ट यूज़ करो कि क्या दिख रहा है यहाँ पर, लाइन्स एंड एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ लगेंगी बेटा। ये लाइन्स ऐसे क्रॉस कर रही है तो ये एंगल और ये एंगल क्या बनाएंगे, एक्स बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड यू नो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो बेटा ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल हो गया। कौन सा क्राइटेरिया लग गया, एस ए एस, ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट करना था, फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक। तो अब हम इसके स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, ज्योमेट्री है तो वैसे ही गिवन ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ डी इक्वल टू ओ सी, इसको आप चाहें तो फर्स्ट सेकेंड दे दें, टू प्रूव या टू शो, है ना, शो दैट है तो टू शो लिख दो, प्रूव दैट है तो टू प्रूव लिख दो। क्या आएगा, ट्राइंगल फर्स्ट इज ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी, एंड सेकेंड पार्ट सेज ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अभी पता है आपको कंस्ट्रक्शन तो कुछ चाहिए नहीं, तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, प्रूफ, ठीक। तो अब हमको क्या पता है कि हमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, ट्राइंगल का नाम क्वेश्चन में दिया है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कॉरस्पॉन्डेंस देखने की, पहले ढूंढने की कौन किसके इक्वल है ज़रूरत नहीं है, ट्राइंगल का नाम हम यहीं से उठा के लिख देंगे, क्या, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। ट्राइंगल ए ओ डी और बी ओ सी में, हाँ, हमको यदि दो लोगों को कंपेयर करना है तो हम बताएंगे ना कि नारुतो और बोरुतो में बाल सेम है या निंजा टेक्निक सेम है, समथिंग समथिंग यू नीड टू कंपेयर, तो यू नीड टू हैव टू थिंग्स। तो यहाँ पर टू ट्राइंगल्स के नेम आएंगे। तो इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड बी ओ सी, अब आपको ए ओ डी एंड बी ओ सी में आपको क्या दिया हुआ है, ओ ए ओ बी के इक्वल है, तो हम यहाँ से गिवन से लिख देंगे ओ ए इक्वल टू ओ बी। देखो ये ओ ए ये ओ बी, फिर ओ डी ओ सी, ओ डी इक्वल टू ओ सी। इन दोनों का रीज़न हमने क्या लिख दिया, ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, तो या तो हम फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 लिख दें, या हमने सिर्फ गिवन में लिखा है तो हमने इसको लिख दिया गिवन, ठीक। अब हमको पता है कि हमें दूसरा तीसरा क्या लेना है, एंगल। तो अब देखो ए ओ बी ओ ए ओ बी के इक्वल है, ओ डी ओ सी के इक्वल है, तो एंगल का नाम क्या आएगा। यदि मैंने इसका लिखा ए ओ डी तो मैं इसको डी सी ओ भी नहीं लिखूँगी, ए ओ पे बी ओ आना चाहिए, हाँ। तो ट्राइंगल के नाम से ही उठा करके लिख दो एंगल का नाम भी, तो एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। रीज़न क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स,
ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण एंगल इक्वल हो गए, तो आपका क्राइटेरिया लग गया एस, तो बाय SAS ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल BOC क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट, तो आपने इसको हाईलाइट कर दिया। हाँ, अब सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना था कि AD एंड BC आर पैरेलल। अब AD और BC को पैरेलल प्रूव करना है, तो यहाँ पर हम क्या करें, अभी हमने क्या बोला कि ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट है। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मुझे लाइंस को, इस लाइन को इसके पैरेलल प्रूव करना है, तो मुझे एंगल्स की बात करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मुझे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो दिख नहीं रहा, पर यू कैन सी देयर इज अ Z बीइंग फॉर्म एट दिस पॉइंट। आपको दो Z नज़र आ रहे होंगे, एक यहाँ पर Z बन रहा है, तो यदि हम इस एंगल को इसके इक्वल बोल सकते हैं। ट्राइंगल का नाम देखो, इसमें A पर एंगल है, उस पर B पर है, यहाँ A पर B ओवरलैप हो रहा है ना, A और B कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं एक दूसरे के, तो एंगल A और एंगल B को यदि हम इक्वल बोल दें तो हम क्या बोल देंगे कि ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हैं, इक्वल है, तो लाइन क्या हो गई, पैरेलल। या आप क्या कर सकते हो, ये वाला Z ना देखा आपने, ये देख लिया, इधर से ऐसा Z बन रहा है, तो आप इस एंगल D को एंगल C के इक्वल कर सकते हो, तब भी आपका क्या बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन क्या हो गई, पैरेलल। तो यहाँ पर AIA लगाने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो AIA आपकी मर्ज़ी, आप किधर लगाना चाहते हो। सपोज़ मैंने एंगल A पे लगाया, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल A एंगल B के इक्वल है। हाँ, एक ही एंगल बना है वहाँ पर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B बाय, ये कहाँ से आया, CPCT, वही कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल A B के इक्वल है, O के इक्वल है, D C के इक्वल है ना, तो A B के इक्वल हो गया बाय CPCT। तो दिस इम्प्लाइज AD इज पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स ऑफ AIA, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कन्वर्स से, क्योंकि लाइन क्या, एंगल A और एंगल B आपस में क्या बना रहे हैं, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन कन्वर्स से मतलब यदि लाइन पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते ही, आपका थ्योरम है। और इसका कन्वर्स क्या है कि यदि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी, तो हमने वही लिखा है कि भाई कन्वर्स ऑफ AI है। और ये आपका सेकेंड पार्ट था, और लास्ट में हमेशा क्या लिखते हैं, हैंस प्रूव। लास्ट में आपने उठाकर लिख दिया HP, खत्म क्वेश्चन, क्लियर है। हाँ, तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट, अब आपका एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको क्या गिवन है, AB इज अ लाइन सेगमेंट। ये जो है ये आपका लाइन सेगमेंट है, एंड L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लाइन L क्या है इसकी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल क्या है 90, और बाइसेक्टर मतलब ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल। अब हमको बोल रहा है कि यदि इस लाइन के ऊपर हमने कोई पॉइंट P ले लिया तो आपको क्या प्रूव करना है कि ये A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है, इट इज़ एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, ये आपको प्रूव करना है। ठीक, तो हम क्या करें भाई, यदि ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इफ़ यू मेक दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, यदि आप उठा करके इस ट्राइंगल PCA और ट्राइंगल PCB को कॉन्ग्रुएंट कर दो, तो AP इक्वल टू BP किससे हो जाएगा, बाय CPCT। तो इनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या करें, हमारे पास क्या है, हमको क्या बोला था कि ये एंगल बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो भाई ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल 90 है, और ये साइड दोनों ट्राइंगल में क्या नज़र आ रही है, कॉमन, ये वाली पोर्शन। हाँ, इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, मैं इस B को उठा के भी यहाँ रख दूँ, P पे ही रहेगा, C पे ही रहेगा, ये B इधर आके टच कर दे, इस तरह से उठा करके फोल्ड कर दूँ तो ओवरलैप करेगा, मतलब लाइन क्या है, एक तो कॉमन है, क्राइटेरिया वही लग रहा है, साइड एंगल साइड, क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन, वी विल राइट गिवन L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB टू प्रूव P इक्विडिस्टेंट है, मतलब आपको क्या प्रूव करना है, AP और BP आपस में इक्वल है।
हाँ, ए से पी का डिस्टेंस और बी से पी का डिस्टेंस इक्वल है, मतलब ए पी और बी पी इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम बनाना है। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का नाम आपको पता है कि ये बनना है। अब आप इसको ए सी पी लिखो या पी सी ए लिखो, आपकी मर्ज़ी। मैंने सपोज ए सी पी लिखा, तो दूसरा ट्राइंगल क्या आएगा, ए पे क्या आएगा, बी, तो ये आएगा बी सी पी। इन ट्राइंगल ए सी पी एंड बी सी पी, तो ए सी इक्वल टू बी सी। रीज़न क्या हो गया, गिवन है ना, बाइसेक्टर है, तो गिवन लिखेंगे। एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल बी सी पी इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी हमें क्या है, क्वेश्चन में गिवन है। तीसरा हमारा क्या हुआ, सी पी इक्वल टू सी पी लिख दो या पी सी इक्वल टू पी सी, डायग्राम से ही क्वेश्चन से देख लो। सी पी इक्वल टू सी पी, रीज़न क्या हुआ, दिस साइड इज़ कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। तो आपका एस ए एस लग गया, ये साइड ये एंगल ये साइड, तो बाय एस ए एस ट्राइंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी पी। ए सी पी और बी सी पी कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो सी पी सी टी से क्या होगा, ए पी और बी पी इक्वल, तो दिस इम्प्लाइज ए पी इक्वल टू बी पी, रीज़न बाय सी पी सी टी। अब ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये इक्वल हो गया, तो आप क्या लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज पी इज इक्वी डिस्टेंट। जो क्वेश्चन में लैंग्वेज थी कि पी इक्वी डिस्टेंट है, कहाँ से, फ्रॉम ए एंड बी। क्लियर, ए और बी से इक्वी डिस्टेंट है, ये आपको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। अब आपका एग्जाम्पल थर्ड। अच्छा, पहले एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल होल्ड्स बट नॉट ए एस एस और एस एस ए। एस ए एस लगता है पर ए एस एस और एस एस ए नहीं लगता। ए एस एस मतलब एक एंगल और दो साइड, यदि ये एंगल इंक्लूडेड नहीं है साइड तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, या दो साइड है और एंगल इंक्लूडेड नहीं है तो भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, है ना। ये आप करके प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि आपका यदि ये क्राइटेरिया कब सेटिस्फाई होता है कब नहीं होता। नेक्स्ट है आपका थ्योरम 7.1 विच इज़ ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल, कि दो एंगल और इंक्लूडेड साइड इक्वल हो तो ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, एंगल्स के बीच में साइड लिखी हो बेटा, तो इंक्लूडेड साइड, two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of the other triangle. तो triangles are congruent by ASA congruence rule. इस थ्योरम का प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है ना, तो हम इसको नहीं करेंगे। अब इसमें आपका एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है कि लाइन सेगमेंट ए बी, ये लाइन सेगमेंट है ए बी, इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी, ये इसके पैरेलल है। हाँ, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पैरेलल प्रूफ किया था, यहाँ पैरेलल दे दिया। अब बोल रहा है ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। मिड पॉइंट किसका, ए डी का, इसका मिड पॉइंट ओ है, मतलब ये पोर्शन इसके इक्वल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। अब और आपने इसको उठा करके इस तरह से ज्वाइन कर दिया तो ये आपका वही आर्कवाच या डमरू वाला शेप बन गया। अब आपको क्या बोल रहा है, फिर से बोल रहा है कि शो दैट में क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी और डी ओ सी कॉन्ग्रुएंट है, ओ इज़ ऑल्सो द मिड पॉइंट, ओ बी सी का भी मिड पॉइंट है। तो बेटा ये उसी क्वेश्चन का कन्वर्स हो गया ना, इसका ये इसी क्वेश्चन का कन्वर्स है कि हमको यहाँ पर क्या दे दिया, लाइन पैरेलल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। आपको बोल रहा है ये साइड इसके इक्वल प्रूफ करो, जबकि हमको यहाँ पर क्या दिया था कि ये दोनों साइड इक्वल थी और लाइन पैरेलल प्रूफ करनी थी। तो ये क्वेश्चंस भी क्वेश्चन के कन्वर्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करें, अब आपको देखो ये बात तो अभी भी याद है ना पिछले क्वेश्चन से कि ये लाइंस क्रॉस कर रही है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये साइड इसके इक्वल गिवन है, तो एक साइड है, एक एंगल है, एक एंगल यदि और मिल जाए, साइड का तो कुछ है नहीं, पैरेलल दिया है, बाकी इक्वल तो दिया नहीं है, पर साइड पैरेलल हैं। तो हमको क्या पता है कि यहाँ से हम यूँ जाएं तो ये क्या बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा। एक्स बन रहा है ना, जेड बन रहा है तो एक्स एक्स इक्वल हो गए, तो बेटा ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए और ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो एक एंगल इंक्लूडेड साइड, दूसरा एंगल, और सेम चीज़ उस ट्राइंगल में भी अप्लाई हो रही है।
क्राइटेरिया कौन सा लग गया, एंगल साइड एंगल। तो ए से ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी डी ओ सी, क्वेश्चन से ही नाम लिख लेंगे। गिवन में यही हो गया, गिवन में क्या आया, ए बी इज पैरेलल टू सी डी और मिड पॉइंट है ओ किसका, ए डी का, मतलब ए ओ इक्वल टू डी ओ। ये हमारा गिवन हो गया। टू शो यही पूरा कॉपी कर दो। फिर आपका स्टार्ट होगा प्रूफ। प्रूफ में आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी, ए ओ इक्वल टू डी ओ। रीज़न क्या है, गिवन, ये हमें गिवन है। फिर हमारे पास क्या है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी। रीज़न, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वी ओ इज इन शॉर्ट फॉर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीसरा आपका क्या हो गया, एंगल डी या एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ डी सी। रीज़न क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बाय ए एस ए ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ सी। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी टी से सी ओ डी ओ इक्वल होंगे। दिस इम्प्लाइज सी ओ इक्वल टू डी ओ। रीज़न, बाय सी पी सी टी। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब ओ इज, अच्छा सी ओ डी ओ तो इक्वल गिवन थे, हाँ ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अच्छा मैंने बी ओ है, ये बी है, तो सी ओ इक्वल टू बी ओ आएगा। दिस इम्प्लाइज ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। लास्ट में क्या आ गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको वापस से सारे क्वेश्चंस करके देखिएगा, आगे की एक्सरसाइज ट्राई कीजिएगा। जहाँ डाउट हो व्हाट्सएप करो, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।